हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अरुण कुमार अविनाश जी की लिखी हुई कहानी। कॉलेज के कंपाउंड में कभी मैंने भी किसी को गुलाब देने की गुस्ताखी की थी। एक घुटना जमीन पर टिकाकर, दूसरा घुटना उसके घुटने से मिलाकर, बायां हाथ अपने सीने से लगाकर, पलकें झुकाकर, दाहिने हाथ से सुर्ख गुलाब उसे पेश किया था। उसने झपट कर गुलाब मेरे हाथों से छीन लिया था। फिर इससे पहले कि मैं उसे शुक्रिया अदा करता, उसने किसी और तरीके से मुझे शुक्रिया कह दिया था। अभी मैं अपने दोनों पैरों पर खड़ा होकर, दोनों हाथ आपस में बांधकर, लबों पर तबस्सुम लाकर अनुरागपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देख ही रहा था कि धड़ाक, एक जोरदार तमाचा मेरे गाल से टकराया था। ब्लडी हाउ डे यू, वो किसी घायल नागिन की तरह फुफकारी थी। फिर उसने तमक कर मेरे सामने ही मेरा दिया डंडी युक्त गुलाब फेंक दिया और फिर एड़ियां ठकठकाती हुई वो गुस्से से मेरी नजरों से दूर चली गई थी। क्या कहूँ, उस घड़ी मैं अवाक था, सोचने समझने की क्षमता से वंचित। मेरा दिमाग कुंद हो चुका था और मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे मुझे काटो तो खून नहीं, अनायास ही मेरा हाथ अपने गाल पर चला गया। चोटिल चमड़ी पर जलन हो रही थी, किंतु गाल की खाल से भी ज्यादा मेरा अंतर्मन आहत हुआ था। मैं बुरी तरह से अपमानित हुआ था। जब दिमाग काबू में आया तो एक बारगी मेरा जी चाहा कि मैं उसके पीछे जाऊं, फिर उसकी चुटिया थाम कर मुक्के से उसका मुंह कूट दूं। मैंने जिस शराफत से उसे प्रपोज किया था, उसी शराफत से वो मेरे प्रपोजल को रिग्रेट भी तो कर सकती थी। मैंने शालीनता का प्रदर्शन करते हुए उसे गुलाब पेश किया था, उसी तरह वो भी शालीनता पूर्वक गुलाब लेने से इनकार कर सकती थी, पर नहीं, थप्पड़ मारकर हीरोइन बनना उसे जरूरी लगा था। लड़के के मुंह पर थप्पड़ मारकर अपने ही हाथों से सच्चरित्रता का प्रमाण लेना जरूरी समझा था। काश उसने सोचा होता कि अगर मेरे अंदर का शक्ति कपूर बाहर आ जाता फिर क्या होता। मेरा तो कचरा ही हो गया था। अगर मैं उसका भी कचरा कर देता तो क्या होता। पर औरत से मार खाने में अगर बेइज्जती होती थी तो औरत को मारने से भी कौन सी इज्जत बढ़नी थी। ऊपर से मुमकिन था कि बात बढ़ती तो बात कॉलेज प्रशासन तक पहुंचती और मेरी जिंदगी तबाह हो जाती। कॉलेज वाले मुझे खड़े पांव कॉलेज से रेस्टिकेट कर देते। कम खाकर मैंने अपने विचारों पर काबू पाया, फिर अपने चारों दिशा में देखा। उस रोज 14 फरवरी की तारीख थी। दुनिया वैलेंटाइन डे मना रही थी। अंग्रेजों के लिहाज से वो दिन आशिकों के लिए महापर्व का दिन था। दिल में छुपे जज्बातों को उजागर करने का सबसे मुकद्दस दिन, महबूब के सामने दिल खोलकर रख देने का सुनहरा मौका। मैं पिछले कई दिनों से आज के दिन का इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार ये रंग दिखाएगा किसे मालूम था। मेरी निगाह चारों ओर फिरी, वहां बहुत से लड़के लड़कियां मौजूद थे और खुद को व्यस्त दर्शा रहे थे। जरूर मुंह छुपाकर हंस रहे होंगे। उसे प्रपोज करने के लिए मैंने वैलेंटाइन डे का चयन बहुत सोच समझकर किया था। सुना था कि अगर किसी का प्रेम निवेदन अस्वीकार भी करना होता था तो वैलेंटाइन डे के दिन शालीनता से खेद प्रकाश कर दिया जाता था। मगर मेरे तो गाल पर ही परांठा सेक दिया गया था। लोगों की नजर में मेरा तमाशा बन चुका था। थोड़ी ही देर के बाद इस तमाशे की खबर पूरे कॉलेज की न्यूज बनने वाली थी। मैंने अपने से 4 फुट दूर फर्श पर पड़े डंडल वाले गुलाब को झुककर उठा लिया। मैं उसे कचरे के ड्रम में फेंकने ही वाला था कि ईश्वरीय प्रेरणा से तभी अपनी इज्जत बचाने का एक ख्याल मेरे जेहन में आया। अगर आपकी पतलून का एक घुटना फटा हुआ है तो वो आपकी गरीबी को दर्शाता है, मगर दूसरे घुटने को भी फाड़ दिया जाए तो वो फैशन बन जाता है। आजकल फ्रैंक का जमाना था। फ्रैंक के बहाने कुछ भी किया जा सकता था। बेइज्जत होने की बारी आती तो फ्रैंक कर रहा हूँ कहकर बात को संवारी जा सकती थी। मैंने फौरन अपने क्लासमेट सौरभ गुप्ता को मोबाइल पर कुछ आवश्यक निर्देश दिया और वो भी फौरन तैयार हो गया।
वो अब अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर एक खंबे की ओट में छुप गया था। अब मुझे इंतजार था किसी और कुंवारी कन्या का। 1-2 फ्रेंक के वीडियो बन जाते, फिर मैं सबसे कह सकता था कि तमाशा गर्ल का वीडियो किसी तकनीकी कारणों से शूट नहीं हो पाया था। मैंने गुलाब की पंखुड़ियों को सीधा किया ही था कि मुझे तमाशा गर्ल की बॉस गरिमा मिश्रा दिखी। मैं गरिमा मिश्रा से पूर्व परिचित था। वो इस जैसी कई लड़कियों की ग्रुप लीडर थी। मेरे अंतर्मन से आवाज उठी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बेइज्जती तो हो ही चुकी थी, एक गाल भी लाल हो चुका था। या तो दूसरा गाल भी लाल होता या तमाचे वाली तक मेरा पैगाम पहुंच जाता कि मैं इतना भी नकारा नहीं था। कमबख्त की बोझ पड़ जाती, फिर तो यही उससे मेरा इंतकाम हो जाता। मैंने सौरभ को इशारा किया, फिर शाहरुख खान की तरह मैंने सारी ड्रिल फिर से दोहराई। फ्रेंक के बहाने अपना दिल पेश कर दिया था। हसीना ने उठाकर गले से तो न लगाया, पर ठोकर भी नहीं मारा। गरिमा ने अपनी अंगुली हिलाकर मुझे उठने का इशारा किया। जब मैं उसके सामने खड़ा हो गया, तब उसने मेरे ब्लेजर की ऊपरी जेब से मेरा ही दिया गुलाब खोस दिया। 2 बार मेरे सीने पर धीरे-धीरे थपकियां दी, जैसे मुझे आश्वस्त कर रही होगी। फिर उसके लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट उभरी। उसने अपने बैग से एक बड़ा सा कैडबरी सिल्क का चॉकलेट निकाला और जबरदस्ती मेरे ब्लेजर की फ्रंट पॉकेट में डाल दिया। जरूर मेरे जैसे ही किसी पट्टे ने मोहतरमा को गुलाब के साथ ये चॉकलेट भी दी होगी। मैंने जेब से चॉकलेट निकाल लिया, फिर मैं असमंजस भाव से उसकी तरफ देखा और हकलाते हुए बोला, मैं इसका क्या करूं? लोग हमारी तरफ देख रहे थे। शाम को सिटी मॉल में 6 बजे मिलना। ठीक 6 बजे। वहां इस चॉकलेट को हम दोनों मिलकर खाएंगे। वो दांत भींचकर बोली थी। मैं सकते की हालत में वहीं खड़ा रह गया और वो दुपट्टा संभालती हुई वहां से चली गई, मेरे हृदय की धड़कन बढ़ाकर। अनजान सा कोई खुशबू मेरे नथुनों में बसाकर वो मुझसे दूर हो गई, फिर आंखों से ओझल भी हो गई। गरिमा के जाते ही सौरभ मेरे करीब आया। चॉकलेट अब भी मेरे हाथ में था। उसने धीरे से चॉकलेट मेरे हाथ से निकाल लिया। उस चॉकलेट का रैपर फाड़ता देखा तो मैंने झपट कर उसके हाथ से चॉकलेट छीन लिया, फिर चॉकलेट अपनी पतलून की जेब में छुपा लिया। साले चॉकलेट इधर ला। सौरभ दांत भींचकर बोला, नहीं, लड़की भी तेरी और चॉकलेट भी तेरा, ये नहीं हो सकता। जल्दी से चॉकलेट इधर ला। तू इस तरह के 5 चॉकलेट ले लेना, मगर इसे मेरे पास रहने दे। ये बात, हाँ। फिर मैं क्या पागल हूँ या लड़की हूँ जो चॉकलेट लूंगा? सलमान की जो मूवी सबसे पहले रिलीज होगी वो तेरी तरफ से मंजूर है। आज शाम को एक किंगफिशर भी। आज शाम को मैं बिजी हूँ गरिमा के साथ। हाँ, ओके, कल की शाम मंजूर है। ऐसा ही कमीना था मेरा दोस्त। मुसीबत में मेरे लिए जान लगा देता था, मगर जब निचोड़ने की बारी आती थी तब जरा भी रहम नहीं करता था। कुल मिलाकर 1000 रुपए से ज्यादा का फटका था, पर गरिमा जैसी अप्सरा से दोस्ती के लिए मुझे ये 1000 रुपए खर्च करना भी मंजूर था। हम दोनों मित्र वहां से गार्डन की ओर रवाना हो गए। अब नए परिप्रेक्ष्य में मेरे जहन में कई सवाल भी थे। शाम को सिटी मॉल जाऊं या नहीं? वहां कोई जाल तो नहीं फैलाया हुआ होगा? अगर पड़ी तो कितनी पड़ेगी? अगर पटी तो? खतरा था, मगर लालच भी था। मैंने सौरभ से सारा वृतांत कह सुनाया। देख, खतरा तो है, पर 2-4 झापड़ से ज्यादा तुझे नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। क्या मतलब? मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ पहले से सिटी मॉल के आसपास मौजूद रहूंगा। अगर तुम्हारे साथ कोई अनहोनी होने का अंदेशा हुआ तो हम तुम्हें बचा लेंगे। हाँ, उन लोगों ने आते ही तुम पर हमला कर दिया तो तुझे 2-4 झापड़ पड़ सकती है। पागल है, मैं छोकरी पटाने जा रहा हूँ या शादी करने जो बारात लेकर जाऊं? मुन्ना ससुरा अगर राजी हो तो शादी भी अकेले जाकर की जा सकती है, मगर जहाँ फौजदारी का अंदेशा हो वहाँ अपनी सुरक्षा का प्रबंध पहले से ही करके रखना चाहिए। कोई जरूरत नहीं, अगर माहौल खतरनाक दिखेगा तो मैं वहां से दौड़ लगा दूंगा। ठीक है,
मैं पहले से ही बाइक स्टार्ट करके रखूंगा। सौरभ ने मुझे आश्वासन दिया। जेम्स बॉन्ड की फिल्मों का एक बेसिक फंडा ये भी था कि किसी को भी मारने से पहले घटना स्थल से भागने का प्लान पहले से तैयार रखो। शिकारी बनकर गए हो, शिकारी ही रहो, किसी भी हालत में शिकार मत हो जाओ। मेरा नाम गणेश शुक्ला है। मैं होलकर साइंस कॉलेज इंदौर में द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। गरिमा और तमाशा गर्ल शैलजा मेरी क्लासमेट है, जबकि सौरभ गुप्ता मेरे बचपन का मित्र है। हम दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं और बचपन से अब तक हमेशा क्लासमेट रहे हैं। दोनों का कॉलेज आना जाना भी साथ साथ एक ही बाइक पर होता है। सौरभ के पास एक बाइक थी जिसे मैं भी उतना ही अपना समझता था जितना वो खुद का समझता था। यदाकदा मैं भी उसमें पेट्रोल डलवा देता था। शाम को मैं सौरभ के साथ बाइक से सिटी मॉल के करीब पहुंचा। सौरभ को सड़क के एक मोड़ पर छोड़कर मैं पैदल ही मॉल तक पहुंचा। मेरी जेब में गरिमा मिश्रा का दिया हुआ चॉकलेट महफूज था। मुझे जरा सी देर तक ही उसका इंतजार करना पड़ा था। वो वक्त की पाबंद थी और ठीक 6 बजे मॉल के एंट्रेंस गेट पर उसकी स्कूटी नमूदार हुई थी। उसकी स्कूटी देखकर मैं उसके पीछे पीछे चलता हुआ पार्किंग एरिया में गया। मेरे देखते ही देखते गरिमा ने बड़ी दक्षता से एक खाली स्थान पर अपनी स्कूटी पार्क की। डिक्की खोलकर अपना हेलमेट डिक्की में बंद किया। बड़े स्टाइल से वो अपने बालों का झटका देकर संवारी। फिर हमारी नजरें आपस में टकराई। हमने एक दूसरे को हेलो कहा। फिर मैंने उसे आपादमस्तक गौर से देखा। ये पहला मौका था जब मैंने उसे इस तरह इन परिस्थितियों में देखा था। कॉलेज कंपाउंड से बाहर कॉलेज की ड्रेस कोड के बिना सामान्य सी लिबास में भी परी लग रही थी गरिमा मिश्रा। बहुत हसीन थी वो। मैंने तमाशा गर्ल को मन ही मन शुक्रिया कहा कि उसने मुझे ठुकरा दिया था, वरना मैं जलेबी पाकर ही खुश हो जाता और रसगुल्ला किसी और के हिस्से में आता। तमाशा गर्ल शैलजा गरिमा के मुकाबले 19 ही थी। मैंने उसे गौर से देखा तो उसने भी मेरी आंखों में अपनी आंखें डाल दी। मैं देर तक उससे आंखें मिलाए नहीं रह पाया था। फिर मेरी निगाह भटकी और मैंने जेब से चॉकलेट निकाल कर चॉकलेट उसे पेश किया। वो मुस्कुराई। बहुत ही सहजता से उसने रेपर फाड़कर चॉकलेट को 2 बराबर हिस्से में तक़सीम किया और एक हिस्सा मुझे लौटा दी। थैंक यू, मैं अभिभूत होता हुआ बोला। थैंक यू, बट व्हाई? आप आई इसीलिए। फिर तो थैंक यू मुझे कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ आने का प्रपोजल तुम्हारा नहीं मेरा था। और मत भूलो कि तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ नहीं आई हूँ, बल्कि मेरे इसरार पर तुम यहाँ आए हो। मैं खामोश रह गया। चॉकलेट खत्म करने के बाद वो मॉल के अंदर गई और कुछ चीजें खरीदी। आखिर इसी खरीदारी के बहाने तो वो घर से बाहर निकली थी। मैं किसी पिछलग्गू चमचे की तरह हर जगह उसके साथ था। उसकी देखा देखी कुछ गैर जरूरी चीजें मैंने भी खरीद ली थी। मैं मॉल में उसके पीछे पीछे यूं घूम रहा था जैसे मैं उसका पालतू डॉगी था, जिसके गले में एक अदृश्य पट्टा था और पट्टे का दूसरा छोर गरिमा के हाथ में था। आज ये बातें कबूल करते समय भले ही मुझे अजीब सा लग रहा था, पर उस दिन मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया था। मैं पूरी तरह से उसके काबू में था। वो सीट कहती तो मैं बैठ जाता, वो रन कहती तो मैं दौड़ पड़ता। खरीदारी पूरी करने के बाद हमने अपना अपना बिल पे किया। हालांकि उसका बिल भी मैं ही पे करना चाहता था, पर उसने ऐसा होने नहीं दिया। मॉल से बाहर निकलकर वो 2 आइसक्रीम कोन ली। फिर वहां से जरा दूर एक बेंच पर मेरे साथ बैठ गई। हम दोनों ने एक एक कोन संभाल लिया था। ऐसा क्यों किया तुमने? आइसक्रीम खाती हुई वो एकाएक बोली। मैं जो 7वें आसमान पर उड़ रहा था, एक झटके में भूतल पर गिरा। मैं गड़बड़ा कर रह गया। मेरी फ्रेंड शैलजा बता रही थी कि तुमने उसके साथ भी फ्रैंक किया था। फ्रैंक? वो तो शुक्र था कि मेरी नजर तुम्हारे दोस्त सौरभ गुप्ता पर पड़ गई थी। मैंने उसे कैमरा संभाल कर खंभे के पीछे छुपते हुए देख लिया था, वरना जिस तरह शैलजा ने तुम्हें थप्पड़ मारा था, मैं भी तुम्हारा मुंह कूट देती। बल्कि मैं तो मारती भी ज्यादा और तुम्हें प्रिंसिपल के चेंबर तक घसीट कर भी ले जाती। तुम्हें मालूम है कि शैलजा ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था।
मेरे पूरे ग्रुप को मालूम है। वो तो मेंटर के पास कंप्लेन करने भी जा रही थी, पर मैंने ही उसे रोका था और उसे बताया था कि तुम लोग प्रैंक कर रहे थे, इसीलिए मजाक को मजाक में ले बात आगे नहीं बढ़ाए। मुझे फिर उस तमाचे की याद आ गई। मैं अपने आपे में नहीं रहा। क्षण भर के लिए मेरा विवेक से नाता टूट गया और बोला, अगर मैं कहूँ कि वो सब प्रैंक नहीं था तब, तो मैं यही कहूँगी कि जो मामला दब गया है उसे दबा हुआ ही रहने दो। गड़े मुर्दे उखाड़ने से सिर्फ गंध फैलेगा, तुम्हारी बेइज्जती भी होगी और तुम्हारे खिलाफ कॉलेज प्रशासन कोई एक्शन भी ले सकता है। वो फ्रैंक ही था। मैंने सोचा था कि वैलेंटाइन डे के बहाने मैं उन लड़कियों के साथ मजाक करूं जो मुझे अच्छी लगती है। मैं बदले हुए स्वर में बोला, कभी फेसबुक में किसी ने लिखा था कि क्या होती है आशिकी, थोड़ा सा हौसला और ढेर सारी बेशर्मी। लड़की ने हाँ कर दी तो उसका हाथ पकड़ लो और अगर नाराज हो जाए तो पाँव। गरिमा उपहास उड़ाने वाले अंदाज में बोली, तुम्हारा क्या पकड़ूं मैं, हाथ या पाँव? मैं बेशर्मों की तरह बोला, इतना महंगा आइसक्रीम कोन इस बदमजा बातों में जाया हो रहा था। मुझे इस समय स्वादिष्ट आइसक्रीम भी बेस्वाद और बेकार लग रहा था। मैंने धीरे से आइसक्रीम कोन एक डस्टबिन की ओर उछाल दिया। क्यों किया ऐसा? वो तनिक कठोर स्वर में बोली। मुझे आइसक्रीम अच्छा नहीं लगा था। मैं बोला, मैं आइसक्रीम के लिए नहीं कह रही हूँ। तुमने मुझे गुलाब देकर प्रपोज क्यों किया? अच्छा वो, तुम बहुत खूबसूरत हो। वो तो बहुत सी लड़कियां हैं, शैलजा भी कम खूबसूरत नहीं है ना खूबसूरत? इसीलिए ही तो उसे गुलाब देने की जरूरत की थी, यानी कली कली पर मंडराने वाला भंवरा हो। हरगिज नहीं, मैं एक पत्नी धर्म की तरह एक प्रेमिका व्यर्थ का उपासक हूँ। चलो, मैं खूबसूरत हूँ, इसीलिए तुम्हारा दिल मुझ पर आ गया है। पर तुम में ऐसी क्या खूबी है कि तुम भी मुझे स्मार्ट लगो, मैं तुम्हें सबसे अलग समझूं, मेरे लिए तुम खास हो जाओ? मैं समझा नहीं। मैं उलझनपूर्ण स्वर में बोला, मैं तुम्हें इसीलिए पसंद हूँ क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ, पर तुम कब इतने काबिल बनोगे कि मैं भी तुम पर यानी मेरी पसंद पर नाज कर सकूं? मिस्टर गणेश शुक्ला, अगले साल हम दोनों का ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा, फिर मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। मैं भले ही तुमसे कितना भी प्यार क्यों न करने लग जाऊं, पर हमारी शादी तो तभी होगी जब तुम शादी की जिम्मेदारी संभालने के लायक हो जाओगे, गृहस्थी का खर्चा उठा पाओगे। साला अभी इश्क हुआ भी नहीं था कि शहजादी शादी का ख्वाब देखने लगी थी, पर चूंकि उसकी बात सही थी, बिना उद्देश्य के कोई एक कदम नहीं बढ़ाता, वो इश्क की पींगे कैसे बढ़ाती। फिर हम दोस्ती के माहौल में वहीं से एक दूसरे से विदा ले लिए। गरिमा स्कूटी से अपने घर चली गई थी। उसके जाते ही किसी कोने में छुपकर बैठा सौरभ गुप्ता मेरे सामने प्रकट हुआ, फिर जल्दी जल्दी मुझसे सारा वृतांत जानना चाहा। जब मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया तो उसने चैन की गहरी सांस ली, बोला, शुक्र मना कि आज इज्जत बच गई। हाँ यार, ये बात तो है। इंडिया में अंग्रेजों वाला सारा फॉर्मूला काम नहीं आता। इंडियन आइटम वैलेंटाइन डे के दिन भी प्रपोजल रिफ्यूज कर सकती है और लड़के की जूतम पेजार भी हो सकती है। अब चॉकलेट तो तुम दोनों ने खा लिया, मेरे लिए क्या है? मैं ढूंढ कर लाता हूँ। शायद चॉकलेट का रेपर अभी भी पार्किंग में ही होगा। हाँ ले आ, फिर उसे लेकर तेरे बापू के पास चलते हैं। तेरा बापू सबूत के साथ मेरा बयान सुनेगा तो बहुत बढ़िया इफेक्ट पड़ेगा। उस रोज मुझे 2 किंगफिशर और एक पोटैटो चिप्स के पैकेट का खर्चा और झेलना पड़ा था। रात में जब मैंने आज की सभी घटनाओं के बारे में विचार किया तो मेरी नज़र में गरिमा की इज्जत बढ़ गई थी। वो 100% सही थी। ऐसे ही वो अपने ग्रुप की लीडर नहीं थी, नेतृत्व क्षमता उसमें कूट-कूट कर भरी हुई थी। उस रोज के बाद हम उस तरह कभी नहीं मिले। मुलाकात लगभग रोज होती थी, पर कोई खतो-किताबत नहीं, कोई फोन नहीं, एकांत में न मेल-मुलाकात न कोई बातचीत। तमाचा गर्ल शैलजा के बारे में हम दोनों में फिर कभी जिक्र भी नहीं हुआ था। गरिमा ने फिर कभी मुझसे ये भी नहीं पूछा कि अब मैं शैलजा के बारे में क्या सोचता हूँ। कॉलेज के दिन बीतने लगे थे। गरिमा की आंखों में मेरे लिए चैलेंज था। वो मेरी थी, पर उसे पाने के लिए मुझे बहुत
संघर्ष करना था। दिनों दिन मेरी विनिंग ट्रॉफी और खूबसूरत होती जा रही थी। मेरा चैलेंज मुझे ललकार रहा था और मैं उस चैलेंजिंग ट्रॉफी को हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करने लगा था। क्लास में मुझसे कोई सवाल पूछा जाए और मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मालूम हो, तो मुझे अपनी हेटी मालूम पड़ने लगी थी। हालांकि वैसे सवाल का जवाब भले ही पूरे क्लास को नहीं मालूम होता था, यहाँ तक कि मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करने वाली गरिमा को भी बहुत से सवाल का जवाब नहीं मालूम होता था। अब पढ़ाई के प्रति मेरा रुझान देखकर लेक्चरर भी मेरा सम्मान करने लगे थे। प्रोफेसर हैरान थे कि एक औसत दर्जे का विद्यार्थी एकाएक पढ़ने में इतनी रुचि कैसे लेने लगा था। वाकई अब पढ़ाई में मेरी रुचि जग गई थी। मेरे अंदर जो इनकलाबी परिवर्तन हुआ था, उसकी प्रेरणा गरिमा मिश्रा अब वो खुद मेरा सम्मान करने लगी थी। मेरे सामने वो बहुत ही अदब से रहती थी। पहले की तरह चंचलता का भी उसमें अभाव आ गया था। मैं तो हमेशा उससे बात करने के लिए उद्वेलित रहता था, पर उसने हम दोनों के बीच मर्यादा की एक अदृश्य दीवार डाल रखी थी। उसके सामने छिछोरापन करने की अब मेरी भी मजाल नहीं होती थी। कॉलेज के दिन गुजरने लगे थे। कुछ महीने बाद ही मैं कोर्स की किताबों के अलावा भी दूसरी तरह की पढ़ाई करने लगा था। एक दो बार ऐसा भी हुआ कि गरिमा को बुक स्टोर में कोई नया पुस्तक दिखी, तो वो उसने पुस्तक मेरे लिए खरीद लिया था और वो किसी बहाने से मुझे वो पुस्तक तोहफे में दे दिया था। 2 बार ऐसा भी हुआ था कि गरिमा ने मेरे लिए ऑनलाइन पुस्तकें बुक कर दी थी, जिसका भुगतान भी उसी ने अपने डेबिट कार्ड से किया था। साल होते-होते मेरी मेहनत अपना रंग दिखाने लगी थी। मैंने न सिर्फ ग्रेजुएशन अच्छे प्राप्तांक से पास कर लिया था, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मेरा रिजल्ट आने लगा था। ईश्वर ही जाने कि उसे पाने की जिद थी या मेरा सौभाग्य या तमाचा गर्ल शैलजा के थप्पड़ का कमाल। मैं वो लकीर पार गया जिसे विनिंग लाइन कहते हैं। ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ-साथ मेरे पास परमानेंट जॉब का कन्फर्मेशन लेटर भी था। मैं एक सिलेक्शन पास कर चुका था। मुझे बैंक में कैशियर कम क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। मेरे घरवाले प्रसन्नचित्त थे। बहुत से लोग आश्चर्यचकित भी हो रहे थे कि साल भर पहले तक जो लड़का आवारागर्दी करता था, उसे इतनी जल्दी नौकरी मिल कैसे गई। यहाँ तक कि परम मित्र सौरभ गुप्ता को भी उसके घरवालों ने प्रताड़ित किया कि दिन रात गनेशिया के साथ घूमता रहता था। कुछ उससे सीख भी लेता। जब यही उल्हाना सौरभ को उसकी बड़ी बहन ने दिया, तो सौरभ भड़क कर उठा था। गुस्से में बहन से बोला कि क्या मैं भी गणेश की तरह लड़की छेड़ूं, लड़की पटाऊं, लड़की से थप्पड़ खाऊं, यानी न तू कोई लड़की पटा सका और ना ही एक नौकरी पा सका। यानी तू टोटल लॉस्ट है, उसकी बहन भी गुस्से से बोली थी। उस दिन मुझे समझ में आया कि कामयाबी का क्या सुख होता है। कामयाबी बुरे से बुरे चेहरे के पीछे भी ऐसा आभामंडल बना देती है कि उस आभामंडल के चकाचौंध के पीछे बहुत सी बुराइयां छुप जाती है। सभी मेरा सम्मान कर रहे थे। बेरोजगारी के इस भीषण दौर में मैं बारोजगार था। मेरा भविष्य सुरक्षित था। जिसके साथ मेरा विवाह होता, उसका भी जीवन अभावग्रस्त नहीं रहने वाला था। मेरे सभी दोस्तों ने मुझसे पार्टी मांगी, यहाँ तक कि तमाचा गर्ल गरिमा की चमची शैलजा ने भी। जब से मैं उसकी सहेली कम बोस गरिमा के दिल में रहने लगा था, वो भी मुझे नए नजरिए से देखने लगी थी। मेरी इच्छा हुई कि चमची का कचरा कर दूं। सब्र गणेश सब्र, अभी इंतकाम लेने का वक्त नहीं आया है। अभी खुशी के माहौल में, खुद की खुशी के माहौल में थोड़ा बहुत स्मार्ट टॉक करने के लिए इस माहौल को खराब करना उचित नहीं। क्या पता मेरी विनिंग प्राइज ही मुझसे खफा हो जाए। मैंने मेरे मन को समझाया। सभी के इसरार पर मैं कॉलेज की कैंटीन में पार्टी देने के लिए तैयार भी हो गया। पर गरिमा बोली, चाय समोसे की पार्टी से काम नहीं चलेगा। शहर के सबसे शानदार रेस्टोरेंट में ग्रेट पार्टी होगी, जिसका पेमेंट मैं करूंगी। कोई हैरान नहीं हुआ, चमची भी नहीं। बीते दिनों में सबको हमारे प्रेम और अनुशासन के विषय में ज्ञान हो चुका था। शाम को वायदे के मुताबिक पार्टी हुई। चूंकि पार्टी में लड़कियां भी थी, इसीलिए बियर विस्की तो न हो सका, पर कोल्ड ड्रिंक्स के साथ सभी ने छक कर खाया।
सौरभ जैसे जिगरी यारों ने इसी पार्टी में मुझसे हार्ड ड्रिंक्स और नॉनवेज की पार्टी का वायदा करवा लिया था। इस पार्टी का पेमेंट मैं करना चाहता था, पर गरिमा ने सख्ती से मुझे मना कर दिया। उस रोज पार्टी के बाद जब सभी अपने-अपने घर जाने लगे, तब गरिमा बोली, मुझे मेरे घर छोड़ दोगे गणेश? क्यों नहीं? मैं इसे भी अपना सम्मान समझता हुआ बोला। मैंने सौरभ से उसकी बाइक की चाबी ले ली थी और उसे भी किसी दोस्त के साथ घर जाने के लिए कह दिया था। सभी के जाने के बाद जब सिर्फ मैं और गरिमा रह गए, तब मैंने गरिमा की आंखों में आंसू देखे। वह भर्राए हुए कंठ से मुश्किल से बोल पाई, अब क्या इरादा है? तुम मेरे लिए विनिंग ट्रॉफी के समान हो। मुझे मेरा इनाम चाहिए। मैं मेरे इनाम पर कब्जा पाना चाहता हूँ। मैं उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, क्या मतलब? कभी तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी पसंद के काबिल बनूं। अगर अब मैं तुम्हारी पसंद का बन चुका हूं तो मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। तुम्हारे साथ शादी करके पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं। अब तुम किसी की भी पसंद बन सकते हो। मेरी तरफ से तुम आजाद हो। ये बैंक की जॉब मेरे लिए पड़ाव हो सकता है, मंजिल नहीं। मेरी मंजिल तुम हो, सिर्फ तुम। भले ही उस वक्त मैंने किसी लड़की से दोस्ती करने के लिए बचपना किया था, या यूं कहो कि छिछोरापन किया था, पर तुम्हारे व्यवहार और अनुशासन ने मुझे तुम्हारा कायल बना दिया। मैंने हमेशा तुम्हें एक दोस्त की तरह समझा था, उस घटना से पहले भी और उस घटना के बाद भी। मगर कुछ ही दिनों के बाद ही मैं तुम्हें अपनी जिंदगी समझने लगा था। मेरी सोच थी कि तुम्हें पाने के लिए न तो मुझे मजनू की तरह रेगिस्तान की खाक छाननी पड़े, न फरहाद की तरह दूध की नहर बहानी है। सिर्फ आजीविका के लिए एक जॉब ढूंढनी है, वो तो तन्हा रहने की जिद हो तब भी ढूंढनी पड़ती। गरिमा के लब कांपे। वो कुछ कहना चाहती थी, पर दिल में उमड़ रहे जज्बातों के बवंडर ने उसे कुछ कहने नहीं दिया। एकाएक उसकी आंखें भर आई थी, मेरा भी दिल भर आया था। फिर जिंदगी में पहली बार मैंने उसका हाथ पकड़ा, अपने घुटनों पर बैठा, उसके बाएं हाथ की अंगुलियों को अपने होठों से लगाया, लगभग कांपते हुए स्वर में बोला, विल यू मैरी मी? यस आई विल। उसके होठों से लरसता हुआ स्वर निकला। हम दोनों की आंखें डबडबा गई थी। फिर वो अपने आंसू पोंछकर आवाज को संयत करती हुई बोली, ओके, तुम बैंक में ज्वाइन करने की तैयारी करो, मैं यहाँ घर वालों को सेट करती हूँ। कैसे, चाहे जैसे भी, वो मेरी हेडेक है। इसके बारे में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ कर लूंगी। मैं आश्वस्त हो जाऊं? बिल्कुल। मुझे उसके कॉन्फिडेंस पर पूरा यकीन था। वो उस तरह की बात करती ही नहीं थी जो उसके किए का ना हो। एक दिन जब यूनिवर्सिटी की छुट्टी थी, उस दिन गरिमा घर पर थी। गरिमा ने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था। दोपहर के 3 बज रहे थे। गरिमा की माँ सुषमा मिश्रा लंच के बाद का सारा काम निपटाने के बाद रेस्ट करने के इरादे से अपने शयन कक्ष में पलंग पर लेटी हुई थी। उनके मोबाइल फोन पर एक ऑडियो वीडियो स्टोरी प्ले हो रहा था। यूट्यूब पर चल रहे उस वीडियो से कमरे में सिर्फ इतनी आवाज गूंज रही थी कि सुषमा मिश्रा आसानी से उस स्टोरी का आनंद भी ले सके और कमरे से बाहर कोई आवाज भी न जाए। सुषमा मिश्रा की ये नियमित आदत थी। जब यूट्यूब नहीं था तब वह ट्रांजिस्टर पर या टेप रिकॉर्डर पर गाने सुनते सुनते सो जाती थी। मंदिर स्वर में गाने या कहानी सुनने में उनका मन शांत हो जाता था और वो कब गहरी नींद में डूब जाती थी इसका उन्हें पता भी नहीं चलता था। मात्र घंटे भर की नींद हो जाने के बाद उनका शरीर तरोताजा हो जाता था और वो अगले कई घंटों तक स्फूर्तिपूर्वक कार्य कर सकती थी। गरिमा ने उड़के हुए दरवाजे को जरा सा नोक किया। आ जाओ, सुषमा मिश्रा ने बिना अपनी आंखें खोले ही कहा। उस समय घर में माँ बेटी के अलावा और कोई नहीं था। पिता अपने ऑफिस में गए हुए थे और छोटा भाई अभिषेक मिश्रा कोचिंग क्लास में गया हुआ था। गरिमा ने कमरे में कदम रखा और माँ के पैरों के पास आकर बैठ गई। बहुत ही सहजता से उसने माँ के पैरों को दबाना शुरू कर दिया। पैर दबाए जाने पर सुषमा मिश्रा को भी सुख की अनुभूति हुई। वो हैरान थी कि आज बेटी को माँ की सेवा करने की कैसे सूझी। उन्होंने तकिए के बगल में रखा मोबाइल फोन उठाया, फिर उसे म्यूट कर दिया। फिर गरिमा की ओर देखती हुई बोली, सच सच बताओ, तुझे क्या चाहिए? दुल्हा। गरिमा का जी चाहा कि वो बेशर्मी से कह दे, मगर सोचना ही आसान था, कहना नहीं। वो खामोशी से पूर्ववत माँ के पांव दबाती रही। कोई नई ड्रेस चाहिए या कहीं जाने की परमिशन चाहिए?
नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी बिटिया रानी, मैं क्या तुम्हें जानती नहीं या तेरे भाई को नहीं जानती? बिना ज़रूरत के तुम भाई-बहन मेरे कमरे में भी नहीं आते। माँ, मुझे वाक़ई कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक बात है जो कहनी है। क्या? फिर गरिमा ने शराफ़त से अपनी माँ को मेरे बारे में बता दिया था। किसी लड़के का ज़िक्र सुनते ही सुषमा मिश्रा के कान खड़े हो गए। उन्होंने अपने पाँव समेट लिए, फिर कुछ देर तक गरिमा पर भड़कती रही। उसे घर, खानदान और पिता के रुतबे का वास्ता देती रही। गरिमा सिर झुकाए हुए माँ का प्रलाप सुनती रही। जब उसकी माँ का क्रोध कुछ कम हुआ, तो वो मेरे बारे में, मेरे कुलगोत्र के विषय में पूछने लगी। जितना गरिमा मेरे बारे में जानती थी, गरिमा ने अपनी माँ को बता दिया। मैं उनका स्वजातीय हूँ और बैंक में नौकरी करता हूँ। जानकर गरिमा की माँ को शांति मिली, फिर भी अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए बोली, तू कॉलेज पढ़ने जाती थी या यही सब करने? मैंने क्या कर दिया? गरिमा भी तनिक क्रोध का प्रदर्शन करती हुई बोली, जब तुमने कुछ किया ही नहीं, तो बात यहाँ तक पहुंची कैसे? याद करो, जब आप कॉलेज जाती थी तब क्या होता था? क्या आपने फप्तियाँ नहीं सुनी या लड़कों की बदतमीजियाँ नहीं सही थी या आपके पीछे सीटियाँ नहीं बजी थी? सुषमा मिश्रा को अपने दौर की घटना याद आने लगी। माँ जब दादी जिंदा थी, तब एक बार उन्होंने मुझे समझाया था कि स्त्री को हर दौर में पुरुषों की ज्यादतियाँ सहनी ही पड़ती है। दादी ने भी सहा था, आपने भी सहा है और मेरे से बाद की पीढ़ी को भी सहना ही पड़ेगा। वो सब तो ठीक है, पर तेरे साथ क्या हुआ? मेरे कॉलेज में मेरे क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का मेरी ओर आकर्षित हो गया, पर मैंने कभी मर्यादा भंग नहीं की। एक ही क्लास में पढ़ने के बावजूद हम न रोज मिलते थे, न कभी अकेले में मिलते या बातें करते थे। कुछ जनरल मोटिवेशनल बातें कभी मैंने उससे कही थी, जिसे मैंने तो अपने जीवन में नहीं उतारा था, पर उसने उन बातों को आत्मसात कर लिया था। नतीजा, आज उसके पास बैंक की अच्छी और सिक्योर नौकरी है। वो अब मुझसे शादी करना चाहता है। ये तो वो चाहता है, पर तुम खुद क्या चाहती हो? मेरा चाहना या न चाहने का कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हारी मर्जी होगी तो शादी होगी, नहीं चाहोगी तो नहीं होगी। मान लो हम उससे तुम्हारी शादी नहीं करवाते हैं, तब? तो मैं उससे शादी नहीं करूँगी। सिर्फ़ एक लड़की का मन रखने के लिए मैं अपने माता-पिता का दिल नहीं तोड़ सकती। बाद में वो लड़का अगर कोई उत्पात करना चाहेगा तो सिर्फ़ उसके चाहने से कुछ नहीं होगा, और मैं वही चाहूँगी जो मेरी माँ या पापा चाहेंगे। वो तुम्हें बेवफ़ा कहेगा तब? कहने दो। नालायक, कलंकनी, कुल का कलंक कहलाने से अच्छा है कि वो मुझे बेवफ़ा कह दे। वैसे भी वफ़ा या बेवफ़ाई वाली मैंने उससे कोई रिश्ता ही नहीं रखा था। ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसे एक अच्छा दोस्त कह सकती हूँ। माँ ने संदिग्ध नज़रों से गरिमा को देखा। बेफ़िक्र रहो माँ, किसी और का मन रखने के लिए मैं अपनी माँ का दिल नहीं दुखा सकती। अगर ऐसी बात है तो उस लड़के का ज़िक्र क्यों? इसीलिए क्योंकि उसने मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। उस प्रस्ताव के बारे में घर में बताना ज़रूरी था। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि कल रात ही तुम्हारे पिता मुझसे कह रहे थे कि अब गरिमा के लिए लड़का ढूँढना पड़ेगा। लड़की की उम्र शादी लायक हो गई है। अगर हम तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का पसंद करें तब? तुम जहाँ भी चाहो मेरी शादी करवा सकती हो, कहकर गरिमा माँ के कमरे से बाहर निकल गई। जाते समय उसने दरवाजा वापस उठा दिया था। गरिमा के जाने के बाद सुषमा मिश्रा फिर से सो नहीं पाई और न ही वापस मोबाइल पर स्टोरी सुनने की उनकी इच्छा हुई। उसी शाम जब गरिमा के पिता ऑफिस से लौटे, तब चाय के दौरान माँ ने पिता को दोपहर में गरिमा से हुई सारी बातों को बता दिया था। पिता कुछ देर तक विचार करते रहे, फिर उन्होंने गरिमा को बुलाया। गरिमा के लिए ये बुलावा अपेक्षित था, इसीलिए वो संभावित प्रश्नों का उत्तर सोचकर रखी हुई थी, मगर सारी तैयारी निरर्थक साबित हुई। पिता ने कोई भी संभावित सवाल पूछे बिना ही सिर्फ इतना कहा कि उस लड़की की कोई तस्वीर है? हार्ड कॉपी तो नहीं है, पर मोबाइल के गैलरी में ग्रुप फोटो में कई है। गरिमा सकुचाती हुई बोली, दिखाओ। गरिमा ने अपने मोबाइल का गैलरी खोलकर एक ग्रुप फोटो में से मेरी तस्वीर जूम कर अपने पिता को दिखाया। उसके पिता ने धीरे से मोबाइल उसकी अंगुलियों में से निकाल लिया था और थोड़ी ही देर में पूरा फोल्डर ही चेक कर लिया। शुक्र था कि बुजुर्ग को कोई आपत्तिजनक कंटेंट नहीं मिला था, नहीं तो पिता की नजरों में बेचारी की बची खुची इमेज पर भी पानी फिर जाता। तुम क्या चाहती हो? पिता ने वाजिब सवाल पूछा। मैं कुछ नहीं चाहती। मुझे एक प्रपोजल मिला जिसे मैंने आप लोगों तक फॉरवर्ड कर दिया।
अब आप लोग जो कहेंगे मैं वही करूँगी। मैं जाऊँ? नहीं, अभी नहीं। मुझे लड़के के बारे में जितना जानती हूँ वो सब बताओ। मुझे उसका नाम और एजुकेशन के अलावा और कुछ भी नहीं मालूम। उसके पिता का नाम तो मालूम होगा, नहीं, वो भी नहीं मालूम। उसी से मोबाइल पर पूछकर बताओ। उन दिनों मेरी पोस्टिंग अपने गृहनगर इंदौर से 750 किलोमीटर दूर रीवा में थी। जब गरिमा का फ़ोन आया था, उस समय मैं बैंक में ही था। चूँकि मेरे अधिकारी भी बैंक में थे, इसीलिए मेरा बैंक से निकलना उचित नहीं होता। वैसे भी मैं मेरे आवास पर जाकर भी क्या करता? खाना मैं बनाता नहीं था। भोजनालय से खाकर या मील्स पैक लेकर कमरे पर आ जाता था। मैंने गरिमा का नंबर अपने मोबाइल पर फ्लैश होते देखा तो मैं हैरान हुआ। उसने मुझसे जो-जो भी पूछा, मैं उसे बताता चला गया। इस समय मैं बैंक में होने के कारण गरिमा से ज़्यादा बातचीत भी नहीं कर पाया था। रात में जब मैं खाना खाकर अपने कमरे में पहुंचा, तो मैंने गरिमा से मोबाइल पर बात की। गरिमा ने उस रोज की सारी घटना पूरी ईमानदारी से मुझे बता दी थी। गरिमा के पिता इस बात से बहुत खुश और संतुष्ट थे कि बेटी ने खुद आगे बढ़कर अपनी पसंद बताई थी। किसी और से सुनने को नहीं मिला कि आपकी बेटी को किसी लड़के के साथ आपत्तिजनक परिस्थितियों में देखा गया था। लड़की ने भी ये जिद नहीं किया था कि वो अपनी पसंद से ही शादी करेगी। ये बातें मेरे होने वाले ससुर के ज़हन में सकारात्मक प्रभाव डाल रही थी। अब मुझे अंदेशा होने लगा था कि मेरे घर वालों के द्वारा इस तरह की इंक्वायरी मुझसे भी होगी। उस दिन के बाद से जब भी मेरे घर से फ़ोन आया, मुझे लगता था कि आज गरिमा के बारे में पूछताछ होकर रहेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। 1-2 बार मैंने गरिमा से बातचीत करने की भी कोशिश की, तो मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला था। अब मैं निराश होने लगा था। फिर ये तय किया कि जब दशहरा पर छुट्टियों में इंदौर घर जाऊँगा, तो गरिमा के घर वालों से डायरेक्ट बात करूँगा। सिर्फ गरिमा हाँ कहती, फिर मैं अपने घर से भी बगावत कर देता। गरिमा को उसके घर से भगा लाता। धीरे-धीरे दिन कटने लगे। अभी नौकरी करते हुए मुझे 6 महीने भी नहीं बीते होंगे कि एक दिन मेरे मोबाइल पर मेरी भाभी का फ़ोन आया कि मेरे साथ ही पढ़ने वाली एक लड़की, जिसका नाम गरिमा मिश्रा है, उसके साथ मेरी शादी की बात चल रही है, पर एक समस्या है। मेरा दिल जोरों से लर्जा था। समस्या क्या है? घबराते हुए मैंने पूछा। लड़की आपसे उम्र में 2 महीने बड़ी है, जबकि माँ जी की इच्छा है कि लड़की आपसे कम से कम 2 साल छोटी हो। भाभी, अगर गरिमा का रिश्ता आया है तो प्लीज इनकार मत कीजिएगा, बल्कि माँ को मान मुनवल कर अपने गरीब देवर का भला कर दीजिएगा। अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया था। यानी मिश्रा जी सही कह रहे थे कि आप उसे पहले से ही पसंद करते थे और आपने ही गरिमा को शादी के लिए प्रपोज किया था। भाभी उल्हाना देने वाले लहजे में बोली। उम्र वाली बात को दरकिनार करके सोचिए कि क्या इससे अच्छी देवरानी आपको मिल सकती है? ढूंढने से एक क्या 1000 मिल जाएगी, मगर आपको तो वही अच्छी लगेगी जो आपके जिया को भाएगी। भाभी हंसी। भाभी प्लीज, मैंने खुशामद की। उम्र में बड़ी लड़की से विवाह कीजिएगा तो हर वक्त आपको लगेगा कि वो आपके शरण में नहीं आई है, बल्कि आप उसके शरण में हैं और वो हमेशा आप पर भारी पड़ेगी। वो तो पहले ही मुझ पर भारी पड़ती है। भाभी, उसी के मोटिवेशन के कारण मेरा जीवन बदला है और मुझे ये नौकरी मिली है। आगे भी उसका साथ रहा तो हो सकता है मैं जीवन में और तरक्की कर सकूं। यानी आप पहले से बुजुर्गों के साए में हैं। भाभी, मेरी अच्छी भाभी प्लीज। मैंने अनुनय किया। ठीक है, पर बदले में रिश्वत लगेगी। क्या नजराना पेश करना होगा, बता देंगे, इतनी जल्दी भी क्या है। और फिर भाभी ने फोन रख दिया था। 1 सप्ताह के बाद माँ का फोन आया और माँ ने मुझे बताया कि गरिमा के साथ मेरी शादी तय हो गई है। जल्दी से छुट्टी लेकर घर पहुंच जाऊं ताकि आगे का कार्यक्रम तय किया जा सके। उसी रात मैंने गरिमा को फोन किया और उसे हमारी शादी तय होने की बधाई दी। पता नहीं इतना दिन कैसे लग गया। मैं तो तुम्हारे ज्वाइन करने के 15 दिन के बाद ही माँ को बता दी थी। पापा को भी उसी रोज पता चल गया था। उस दिन मेरे पापा ने किसी ऐसे आदमी को ढूंढने में लगा दिया जो हम दोनों के पिता को जानता था। फिर बातचीत भी शुरू हुई, पर फौरन तुम्हारे घर वालों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। प्रॉब्लम वही उम्र वाली थी। माँ की मान्यता थी कि लड़की की उम्र लड़के से कम होनी चाहिए। बहुत दिनों तक इसी मुद्दे पर बात अटकी हुई रही। फिर गरिमा के पिता ने मेरे पिता से कह दिया कि शादी का प्रपोजल मेरी तरफ से गरिमा को दिया गया था।
अपने पैरों पर खड़ा होने का मुझे ये भी फायदा हुआ कि घर वालों ने मेरी इच्छा का आदर किया। बाद में मुझे ये पता चला कि मेरी माँ ने सौरभ गुप्ता को बुलाया था। उसे घुड़की देकर जब उससे पूछताछ की गई तो पट्टे ने सब कुछ सच-सच बता दिया था। यही कारण था कि खुद माँ को मुझसे इस सिलसिले में बातचीत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। भाभी के जरिए मुझसे सत्यता की जांच की गई थी। फिर ये सोचकर गरिमा के पिता को रिश्ते के लिए हाँ कह दिया गया था कि खुद मुख्तार लड़का अगर मनमानी पर उतर गया तो कोई उसे रोक नहीं सकता। और फिर एक दिन गाजे बाजे घोड़ी बारात के साथ मैं गरिमा को लेने पहुंच गया। जयमाला के समय गरिमा की कई सहेलियों के बीच घिरी हुई मंच पर उपस्थित थी। तमाचा गर्ल चमची आज भी गरिमा के साथ थी, फुल मेकअप में दुल्हन से ज्यादा चमकती हुई। अनायास ही मेरा हाथ सहरे के अंदर मेरे गाल को सहला गया। साली, मनहूस, कमीनी, कुतिया, जब देखो काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काटने आ जाती है। एक ही सांस में मैंने मन ही मन उसे कई गालियां दे दी थी। इच्छा हुई कि आज उस थप्पड़ का बदला लात घुसे मारकर और उसकी माँ बहन एक करके ले लूं। चुन चुनकर उसे शाकाहारी और मांसाहारी गालियां दूं। फिर खुद ही ख्याल आया कि इसमें भी मेरी ही बेइज्जती होनी थी। भले ही वो थोड़ी देर तक जलील होती, पर पूरी जिंदगी मुझे ताना सुनना पड़ता। खुद गरिमा ही मुझे कोसती और कहती कि मैंने अपने ही रंग में खुद भंग डाल दिया था। सब्र गणेश सब्र, मैंने खुद को समझाया, अभी वक्त आने में वक्त है। अभी बदला लेने का उचित समय नहीं है। किसी सियाने ने बहुत ही माकूल बात कही है कि इंतकाम वो पकवान है जो ठंडा होने पर ही जायकेदार लगता है। शादी की रस्में हो रही थी और चमची बार बार जीजाजी जीजाजी भज रही थी। मेरे सब्र का पैमाना छलकने लगा था। जूते छुपाई के नाम पर वो ढेरों पैसे लेने की जिद करने लगी थी। अब पानी सिर के ऊपर से बहने लगा था। मेरे सब्र का पैमाना टूट गया। क्रोध से वशीभूत होकर अब मैं भी कमीनेपन पर उतर आया। स्वतः ही मेरे स्वर में तल्खी आ गई थी। चाहो तो जूते पास रख लो, मैं तुम्हारे करीब हूँ, ताउम्र इसका तुम्हें एहसास रहेगा। नहीं रखना तो दुपट्टे से पोंछकर वापस कर दो, पूरा 1 रुपया दूंगा। कहकर मैंने 1 रुपया का सिक्का उसकी ओर उछाल दिया। गरिमा अवाक रह गई। वहां मौजूद दूसरे लोगों ने भी मुझे हैरानी से देखा। बड़े भाई साहब मुझसे नाराज भी हुए, पर धीरे से मैंने उन्हें सॉरी बोल दिया। चमची को काटो तो खून नहीं। थोड़ी देर तक वो स्तब्ध खड़ी रही। फिर जिस हाथ से उसने मुझे तमाचा मारा था, उसी हाथ से अपना दुपट्टा अपने मुंह में ठूस कर रुआंसी होती हुई वो वहां से भाग गई। भले ही किसी को कुछ भी लगा हो, पर मुझे बहुत तसल्ली हुई। लगा वर्षों से तप रहे रेगिस्तान में झमाझम बारिश हो गई हो। मेरे हृदय में ठंड पड़ गई थी। बाद में गरिमा ने मुझसे पूछा भी कि ऐसा क्यों किया। मेरा जवाब था, जब मैं तुम्हें नहीं भूल सका, तुमसे किया प्रेम नहीं भूल सका, अपना वादा न भूल सका, तो उसका थप्पड़ कैसे भूल सकता था। यानी इतने दिनों से तुम मुझसे मोहब्बत नहीं कर रहे थे, बल्कि उससे नफरत कर रहे थे। गरिमा आहत भाव से बोली, दोनों। क्या दोनों? मैं तुमसे प्यार भी करता था और उससे नफरत भी। अगर उसे अपने सामने इतने दिनों तक बर्दाश्त भी किया तो सिर्फ तुम्हारे कारण। अगर मैं कहूँ कि उसे मेरे कारण ही माफ कर दो तो तुम चाहती हो कि मैं असंभव काम को अंजाम देने की कोशिश करूं। क्या मतलब? मैं उसे माफ करने का अभिनय कर सकता हूं, पर माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपनी व्यवस्था व्यक्त की। गरिमा कुछ कहना चाहती थी, तभी कोई हमारे करीब आ गया, जिसके कारण गरिमा को खामोशी अख्तियार करना पड़ा। विवाह कार्य संपन्न हुआ। गरिमा की डोली मायके की देहरी लांघकर ससुराल की देहरी में प्रवेश कर गई। लोकल शादी थी। मेरे घर और ससुराल में बामुश्किल 2.5 किलोमीटर का फासला था, पर हमारे मिलन में अब भी कई रस्में रिवाज की बेड़ियां थी। अभी भी कई धार्मिक कार्य करने बाकी थे। विवाह में रात भर जागा होने के कारण जो ही मुझे मौका मिला, मैं घर के एक कोने में दुबक कर सो गया। अगली शाम शादी की रिसेप्शन पार्टी थी, जिसकी व्यवस्था मुझे भी दिन भर कुछ न कुछ काम करना पड़ा। शाम होने से पहले ही मुझे एक मेकअप मैन के हवाले कर दिया गया था, जिसका काम ही था कि बुरे से बुरे चेहरे को भी दर्शनीय बना सके। 3 घंटे से ज्यादा देर तक मुझे और गरिमा को स्टेज पर प्रेजेंटेबल बनाकर बैठना पड़ा। मेरी कजन्स और सगी भाभी स्टेज पर मौजूद थी। बहुत से सहपाठी मित्र जो मेरे और गरिमा दोनों के मेहमान थे, स्टेज पर आए थे। हमें नवजीवन की शुभकामनाएं देते थे और तस्वीर खिंचवाकर पार्टी एंजॉय करने में लगे थे। मैं गरिमा के बगल में बैठा हुआ था, पर मुझे उसकी खुशी अधूरी सी लग रही थी।
उसके चेहरे पर गहरा ब्राइडल मेकअप था जिसके कारण उसके मनोभाव उसके चेहरे से नहीं पढ़े जा रहे थे, पर उसकी दूसरी एक्टिविटी से मुझे एहसास हो रहा था कि उसे अपनी चमची की कमी खल रही थी। वो मौका हमारे आपस में बातचीत करने का नहीं था, हर घड़ी कोई न कोई हमारे करीब था। भाभी तो बिल्कुल ही करीब थी। रात के 11 बजे तक रिसेप्शन पार्टी भी खत्म हो गई। भाभी और कजन्स गरिमा को लेकर घर चली गई। मैं अभी भी पार्टी में शरीक था और दूल्हे की शेरवानी जैसी चीजों को उतार कर सामान्य सा वस्त्र पहन लिया था। मैं दोस्तों के साथ गपशप कर रहा था, तभी बड़े भैया ने मुझे घर जाने को कहा। मैं समझ गया कि अब वो घड़ी आ गई है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। मधु यामिनी के लिए कक्ष पहले से सजाया गया था। मेरी भाभीियों ने माली से कहकर फूलों की मसहरी लगवाई थी। कमरा मंदम प्रकाश से आलोकित था। कमरे में रूम फ्रेशनर की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही कम वॉल्यूम पर म्यूजिक सिस्टम पर कोई गीत बज रहा था। पलंग पर भी गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी और पलंग के बीचों बीच घूंघट काटे हुए गरिमा बैठी हुई थी। मेरी भाभीियों ने मुझे कमरे में धकेल दिया, फिर जल्दी से मेरी पीठ के पीछे दरवाजा बंद कर भाभियां खिलखिलाकर हंस रही थी। अनायास ही मैं खुद मुस्कुरा दिया था। दुल्हन के करीब आने के लिए तो मैं खुद मरा जा रहा था और भाभियां यूं खुश हो रही थी कि जैसे मुझे अंदर धकेल कर उन लोगों ने किला फतह कर लिया था। जैसे दरवाजा खींचकर देखा तो पाया कि भाभियां दरवाजा बाहर से बंद कर कुंडी लगा दी है। मैंने अंदर से दरवाजे की चिटकनी चढ़ा दी, फिर पलंग की ओर बढ़ा। खुशबू, संगीत और मंदिम सी रोशनी में पूरा ही माहौल रोमांटिक लग रहा था और सब तो ठीक था, पर कम रोशनी मुझे कतई पसंद नहीं। मैंने मैन लाइट जलाकर कमरे को जगमग रोशनी से भर दिया। गुलदान में ताजे गुलाब सजाकर रखे हुए थे। मैंने गुलदान से एक गुलाब निकाला और सदे कदमों से पलंग की ओर बढ़ा। निश्चित ही घूंघट की आड़ से गरिमा मेरी एक एक हरकत पर नजर रख रही थी। उसने चूड़ियों से भरा मेहंदी लगा हाथ ऊपर उठाकर अपना घूंघट ठीक किया। चूड़ियां आपस में टकरा कर खनखनाई, फिर वापस खामोश हो गई। मैं उसके सामने पलंग पर बैठ गया और हाथ बढ़ाकर उसका घूंघट पलट दिया। बादलों की ओर से जैसे चांद नुमाया हुआ हो। जरा से देर में न गरिमा ने लिबास बदल लिया था बल्कि उसका मेकअप भी बदल चुका था। मुंह तो मैंने देख लिया था, अब मुंह दिखाई की रस्म अदा करनी थी। फिल्मों की देखा देखी मैंने भी सुहागरात में दुल्हन को पहनाने के लिए एक रतन जड़ित सोने की अंगूठी खरीदी थी। मैंने कुर्ते की जेब से सनील की एक डिबिया निकाली और डिबिया खोलकर उसमें से अंगूठी निकाला। मैं गरिमा को अंगूठी पहनाना ही चाहता था कि गरिमा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? मैं चकित होता हुआ बोला। आप मुझे आज की रात के लिए कोई यादगार गोल्डन नाइट गिफ्ट देना चाहते हैं तो प्लीज आप शैलजा को माफ कर दीजिए, गरिमा कातर स्वर में बोली। शादी होते ही उसकी भाषा बदल गई थी। मुझे हमेशा तुम कहकर संबोधित करने वाली गरिमा आज सम्मान से आप कह रही थी। मैंने उसे हैरानी से देखा। आज की रात अगर मेरे लिए खास था तो उसके लिए भी खास था। जिंदगी में दोबारा ये प्रथम मिलन की रात नहीं आने वाली थी। ऐसे समय में भी उसके जहन में उसकी सहेली बैठी हुई थी। ये तुम्हारी शर्त है? मैं तनिक कठोर स्वर में बोला। नहीं, शर्त कैसी, सिर्फ आपसे निवेदन है। वो मेरी सहेली है। तुम चाहती हो कि मैं उस तमाशा गर्ल से माफी मांग लूं? हरगिज नहीं। आप क्यों माफी मांगेंगे? माफी वो मांगेगी और आप उसे माफ कर दीजिएगा। गरिमा के स्वर में अभी भी अनुनय था। जूता छुपाई की रस्म के बाद जो भी हुआ उससे मुझे तात्कालिक सुख तो मिला था, पर बाद में जब मैंने विचार किया था तब हर बार मैंने खुद को दोषी ठहराया था। उस दिन जब मैंने उसे गुलाब देने की कोशिश की थी और अब भी जब मैंने जूता छुपाई के समय कड़े मुर्दे को उखाड़ने की कोशिश की थी, उस दिन भी हास्य का पात्र मैं बना था और अब भी हंसी का पात्र मैं ही था। जिस वाक्य को लोग भूल चुके थे, मैंने उसे फिर से लोगों के जहन में ताजा कर दिया था, जबकि उस तमाचे के कारण मेरी जिंदगी बदल गई थी। अगर शैलजा गुलाब स्वीकार कर लेती तो क्या होता? मैं उसका मजनू बनकर रह गया होता। थोड़ा वक्त हमने साथ बिताया होता, फिर लड़ झगड़ कर एक दूसरे को गालियां दे रहे होते। उसके इनकार का नतीजा गरिमा मेरी जिंदगी में आई, मुझे बदल दी, मेरी जिंदगी बदल दी। आज मेरे शरीके हयात बन गई। अपने शरीके हयात की एक आरजू पूरी करके मैं उसका दिल जीत सकता था। तन से वो मेरी हो चुकी थी, उसे मन से भी अपनी बनाने का ये सुनहरा मौका था। मैंने मेरी अंगुलियों से गरिमा का चेहरा ऊपर उठाया, फिर उसकी झील सी गहरी आंखों की
पुतलियों में झांका, वहां सिर्फ मैं था। मेरे चेहरे का प्रतिबिंब उसकी पुतलियों पर मैं साफ-साफ देख पा रहा था। तुम कहो तो मैं तुम्हारी सहेली से अभी के अभी माफ़ी माँग लूँगा, मैंने धीरे से कहा। माफ़ी आप नहीं, वो माँगेगी। ये क्या बात हुई कि शैतानी मैं करूँ और माफ़ी वो माँगे? मैंने न सिर्फ उससे माफ़ी माँगूँगा बल्कि उसे शुक्रिया भी कहूँगा कि उसी के कारण मैं गरिमा मिश्रा के साथ गरिमापूर्ण रिश्ता कायम कर पाने में सफल हुआ। ना वो मुझे चांटा मारती, ना मैं तुम्हें गुलाब देता और ना तुम मुझे मोटिवेशनल तरीके से ट्रीट करती और ना मैं नौकरी पाने में कामयाब हो पाता और ना मैं इस समय तुम्हारे साथ इतना करीब होता कि अब हमारी सांसें भी आपस में टकरा रही है। मैं उसे फोन लगाऊं? मैंने वॉल क्लॉक पर निगाह डाली। इस समय रात के 1:45 बज रहे थे। गरिमा ने मेरी निगाह का पीछा किया, फिर बोली, आजकल वो भी रात के 3-3 बजे तक पढ़ती है, पीएससी की तैयारी कर रही है। ऐसी बात है तो लगाओ फोन। गरिमा ने मोबाइल लगाया। उधर रिंग जाती रही पर फोन नहीं उठाया गया। हो सकता है सो गई हो, मैंने कहा। कल सुबह फिर से ट्राई करूंगी। गरिमा फोन रखने ही जा रही थी कि शैलजा का फोन आ गया। तू रिसेप्शन पार्टी में क्यों नहीं आई? आदतन हावी होने की कोशिश करते हुए गरिमा बोली। वजह तुम्हें मालूम है। उधर से शैलजा का कंपित स्वर स्पीकर से निकला। मैं और तुम्हारे जीजाजी पार्टी में तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बेइज्जती करने में कोई और कसर बाकी रह गई थी क्या? मैंने गरिमा के हाथ से फोन ले लिया और जल्दी से शैलजा से माफी मांगी, फिर उसे शुक्रिया भी कहा और अंत में उसे हंसाने के लिए बोला, साली साहिबा, चाहे जहां भी रहूं मगर इस साल फरवरी में आपके करीब रहूंगा। वैलेंटाइन डे के दिन अब गुलाब का फूल तो पेश नहीं कर सकता पर गोभी का फूल जरूर लेते आऊंगा। गोभी का फूल क्यों? ताकि मैं आप और आपकी सहेली आलू गोभी मटर की सब्जी बना सके और खा भी सके। फिर तो गोभी नहीं, ब्रोकली लेते आइएगा। शैलजा बोली। ब्रोकली क्यों? उसकी शक्ल भी गोभी जैसी ही दिखती है, कहकर वो हंस पड़ी। अब खुश फोन काटने के बाद मैंने गरिमा से कहा, बहुत तहे दिल से थैंक यू। गरिमा ने रिधि से आभार प्रकट किया, फिर मैंने नहीं, उसने मुझे अपनी आगोश में भर लिया। मैंने हाथ बढ़ाकर मेन लाइट बंद कर दिया। कमरा एक बार फिर से मंदिम रोशनी से आलोकित हो चुका था। तो दोस्तों, अरुण कुमार अविनाश जी की लिखी ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।